दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ और बेहद डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि मरने वाले हमारी यादों में रह जाते हैं। आज इसी से जुड़ी हुई एक कहानी आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। इफ़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। आपकी घटना को लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत खुशी होगी। अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। आखिरकार मैं उस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था जिसके अंदर जाने के सपने मैं हमेशा से देखता आ रहा था। ये मेरे प्रोफेशन का एक हिस्सा था, हर उस बिल्डिंग में जाकर देखना जो कि सुनसान या फिर भूतिया मानी जाती हो। ऐसी ही थी वो एक बिल्डिंग जिसका नाम मैं छुपाना चाहूँगा। शहर से काफ़ी दूर, एकदम जंगल भरे एरिया में। काफ़ी टाइम से मैं उस जगह पर जाने की सोच रहा था, लेकिन एक तो दूर इतनी कि तकरीबन 2 घंटे जाने में लगे, और ऊपर से अकेले उस जगह पर जाना थोड़ा अजीब भी लग रहा था मुझे खुद को पहली बार। तो मेरे से कुछ दिनों पहले एक बंदे ने सोशल मीडिया पे बात करनी शुरू करी, और वो बंदा उसी जगह का रहने वाला था। मैंने कई हफ्तों तक उससे उस जगह पर जाने के बारे में बातें करी, और आखिरकार जब मैंने पिछले महीने गाड़ी खरीद ली तो उसके बाद प्लान बन ही गया। हाथ में कैमरा लिए हुए वो भी मेरे सामने उस बिल्डिंग्स की फ़ोटो खींच रहा था। वो चाहता था कि वो पूरा व्लॉग बनाए। वो पूरी बिल्डिंग या फिर उन बिल्डिंगों का समूह एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, लेकिन वक्त का अंजाम देखो। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद एकदम सुनसान वीराने में दबी हुई। कई सालों पहले तक एक बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल था, सही शब्दों में कहूँ तो मेंटल हॉस्पिटल। बहुत लोग रहते थे वहाँ पर, मेंटल पेशेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, पागल खाने के कैदी। मेन बिल्डिंग के पास में ही एक छोटा सा चर्च बनवाया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, और उसी के पास में थी वो बिल्डिंग जिसकी वजह से ये जगह आज वीरान हुई है, डॉक्टर का ऑफिस। उस बिल्डिंग का असली नाम मैं आपको इसलिए भी नहीं बताना चाहता क्योंकि एक्चुअली में उसका असली नाम मुझे भी नहीं पता। काफ़ी सालों से बंद एक जगह, बस शहर से बाहर का एक भूतिया खंडर ही कह सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स ऑफिस के नाम से भी वो जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिस दरवाजे से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे उसके ऊपर बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 11 नंबर। उस जगह पर वैसे तो एक मेंटल हॉस्पिटल, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो जगह बदनाम थी वो थी वहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स। दरअसल ऐसा कहते हैं कि 1999 तक भी वहाँ पर कई तरीके के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों पर होते जो कि मानसिक रूप से अपंग हो चुके थे। 4 माले की एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी वो, जिसके सुनसान से कॉरिडोर्स हमें अपनी ओर बुला रहे थे। अंदर घुसने के साथ ही एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, और आखिरकार हम गेट नंबर 11 को खोलकर अंदर घुस ही गए। पहली नज़र में वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यकीन मानिए, कलाकारी का ऐसा नमूना जिसे देखकर आप एकदम चौंक जाएं। लेकिन वक्त बीतने की वजह से एकदम खंडहर से कम नहीं। मैंने अपने साथ आए हुए उस आदमी से कहा मेरे कुछ फ़ोटोज़ ले। वहीं पर उन टूटी फूटी सीढ़ियों के पास में मैं जाकर खड़ा हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी फ़ोटो लो। वो मेरी फ़ोटोज़ लेने वाला था कि तभी मेरी नज़र सामने गई। मेरी आंखें एकदम खुल गई थी और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने वो देखा? क्या देखा? मैंने उसके हाथ से उसका कैमरा छीना और उसकी फ़ोटोज़ को देखने लगा। और हाँ, उस कैमरा की फ़ोटोज़ में वो चीज़ कैप्चर हो गई थी। सेकंड फ्लोर के पर्दे में एक अजीब सी परछाई, एक आदमी की या फिर शायद किसी और चीज़ की। इतना तो तय था
कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। अब वो इंसान था या फिर कुछ और, ये नहीं पता। जब मैंने वो फ़ोटो उसे दिखाई तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और उसे भी डर सा लगने लगा। लेकिन वो सीधा घर जाने की ज़िद करने लगा। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा नहीं, यहाँ आना बहुत दिनों से सपना था, ऐसे ही नहीं चला जाऊँगा वापस। हॉलवे से धीरे धीरे चलते हुए हम लोग बाहर लॉबी में आ गए थे। वो पूरी जगह की फ़ोटोज़ लिए जा रहा था और एक दूसरे कैमरा से वीडियो भी बना रहा था। लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिला जिसे पढ़कर हम लोग हैरान हो गए और बहुत ही ज़्यादा डर भी गए। वो चिट्ठी उसे मिली थी जो कि मेरे साथ आया था। दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी वो चिट्ठी। ऐसा लग रहा था कि शायद कभी किसी को मिली ही ना हो। लेकिन उस चिट्ठी में लिखी हुई बातें इतनी खौफनाक थी कि कोई भी पढ़कर सहम जाए। आप भी सुनिए उस चिट्ठी में क्या लिखा था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ ताकि मैं आपको अभी के हालात बता सकूँ। मैं आपको ये चिट्ठी 1998 की जुलाई में लिख रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 1992 में एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसका आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। अथॉरिटीज़ हर बार आकर जब इस जगह का ऑडिट करती हैं तो इस जगह को एकदम सेफ बता देती हैं। जब भी लगता है कि ये जगह ठीक हो रही है, लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे ये जगह फिर से अंधेरे में चली जाती है। वो जिस तरीके से लोगों का ऑपरेशन करते हैं, मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना। ऐसे कौन से तरीके हैं, किसी भी पॉलिसी में मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। बेशक वो ऐसा सोचते हों कि वो सही के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। वो इस जगह के हेड सर, मुझे उनके डिसीजंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस जगह का डेथ रेट उठाकर देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। कंडीशन इतनी ख़राब है कि कोई भी इस जगह पर आने से भी डरने लगा है। हर तरफ सिर्फ लाशें। आपसे सच कहूँ, सिर्फ पेशेंट्स का ही नहीं, अब इस जगह पर हमारा भी दिमाग ख़राब होने लगा है। शीशे में अपने आप को देखकर मैं पूछने लगती हूँ कि मैं इस जगह पर क्यों हूँ। मुझे अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे घिन आती है इस नौकरी से। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप प्लीज़ उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दीजिए और हमें इस जगह की सफाई करवाने में मदद करिए। अपना नाम आपको डर से नहीं बता रही हूँ। हॉस्पिटल की एक छोटी सी नर्स। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सबूत था इस बिल्डिंग के इतिहास का। लेकिन हैरानी बस इसी बात की थी कि इस चिट्ठी को कभी भेजा क्यों नहीं गया। क्यों इसे एक लिफाफे में डालकर वहीं एक कोने में फेंक दिया गया, और क्यों ये आज तक किसी और को नहीं मिली, जबकि हमसे पहले न जाने किस बिल्डिंग में आ चुके थे। पता नहीं क्यों मैंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया और उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ियों से हम सेकंड फ्लोर पर चले गए। हमारा मिशन था उस सर्जरी रूम में जाना जिसके बारे में हमने लोगों से सुना था। एक्चुअली इस जगह पर हमसे पहले बहुत लोग गए हैं और मोस्टली सारे यूट्यूबर्स, जिन्हें वहाँ पर व्लॉग बनाने का बहुत शौक़ था। सर्जरी रूम के बारे में कहना था कि वहाँ पर पहले के इक्विपमेंट्स आज भी दिखते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर दिख जाती हैं, लेकिन कभी भी कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती। और सबसे ख़तरनाक जगह है उस सन की डॉक्टर का सर्जरी रूम, जहाँ अब तक जो भी गया है सभी का कहना है कि उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उस जगह की फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाती हैं या फिर वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं भी चाहता था कि मैं इस बात को गलत साबित करूं और उस जगह का एक अच्छा सा वीडियो निकाल लूं। अभी हमने सीढ़ियों से चढ़कर फ्लोर पर पैर रखा ही था कि तभी बिजली के एक झटके की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन उससे पूछा, तुमने भी सुना ये बिजली का झटका था ना? ये बिजली की आवाज़ थी ना?
हाँ शायद, लेकिन मेरे ख्याल से इस जगह पर बिजली काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है। और इसी के साथ एक बार फिर से बिजली की आवाज़ हमारे कानों में गूंजी। ये आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि जिस हॉल में हम खड़े थे उसके राइट साइड में नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा था, वहाँ से आ रही थी। मैंने उससे फ़ौरन कहा, आओ चलकर वहाँ पर देखते हैं। उसी जगह पर मैंने एक बार फिर से वीडियो कैमरा ऑन कर दिया था, ये सोच के कि यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। शायद मैं उन रहस्यों का पर्दाफाश कर दूंगा जिनके बारे में दुनिया आज भी सोचती रहती है। हम लोग उसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीख सुनी। मेरे साथ वो जो आया था उसने अपने हाथ से अपना कैमरा छोड़ दिया और अपने कान बंद कर लिए। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और डरावनी चीख थी वो। मेरी भी जो हालत हो गई थी वो शब्दों में बताने लायक नहीं है। मैंने बस उससे इतना कहा, ये किसी लड़की की आवाज़ थी शायद। इतना कहते के साथ ही एक बार फिर से एक आवाज़ आई, छोड़ दो मुझे, जाने दो। और ये आवाज़ और कहीं से नहीं, हमारे लेफ़्ट की तरफ बने एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। सोचिए, आप एक ऐसे हॉस्पिटल में हो जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा हो, एकदम सुनसान बिल्डिंग हो, और तभी हॉस्पिटल के एक रूम में से आपको एक लड़की के चीखने की आवाज़ आए। क्या रिएक्शन होगा आपका मुझे तो नहीं पता, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहाँ से डर के मारे भाग जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने डरते डरते उस गेट को खोल दिया। मैं उस कमरे के अंदर घुसते के साथ ही ज़ोर से चिल्लाया, रुक जाओ। अंदर का जो नज़ारा था उस पर आप शायद ही मेरी बातों पर यकीन कर पाओ। मेरे सामने टेबल पर एक औरत आधी जली हुई लेटे हुई थी, जो कि बेहिसाब दर्द के साथ चीखे जा रही थी, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। उसके शरीर का मांस पूरी जगह टेबल पर पड़ा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसकी हड्डियां तक मैं देख पा रहा था। ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। और उसके पास में ही खड़ा था वो आदमी, दिखने में एकदम नॉर्मल इंसान जैसा, लेकिन चेहरे पर ऐसी भयानक हंसी कि पूछिए ही मत। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, मानो और कुछ नहीं, बस एक जिंदा लाश खड़ी हो सामने। मैं उस आदमी पर जोर से चिल्लाया, हो कौन तुम? और उस आदमी ने धीरे से मुंह उठाकर जो जवाब दिया, उससे मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई। मेरे नाम जानकर तुम क्या करोगे? मुझे तो तुमने तभी देख लिया था जब तुम नीचे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। मेरा वो जो साथी मेरे साथ आया था वो मेरे पीछे से एकदम गायब हो गया। जैसे ही मैं आगे को देखा, वो अचानक से उस डॉक्टर के पीछे से निकल कर आ गया, पता नहीं कहाँ से। और फिर उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा हैरानी और परेशानी के साथ पूछा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इतने में ही वो डॉक्टर अजीब से स्माइल के साथ बोला, अब तुम इस जगह का दरवाज़ा बंद कर दो, इस जगह पर बहुत ही शोर होने वाला है। आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो? ये आदमी कौन है और क्या करने की बात कर रहे हो तुम लोग? उसकी बातों से मैं बिल्कुल कांप गया था। मेरा नाम है डॉक्टर ऋतिक मंगेश सिंह। तुमने मेरा नाम पढ़ा ही होगा। साल 1992 से मैं इस जगह का हेड सर्जन हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर। ये वही नाम था जो कि मैंने उस चिट्ठी में पढ़ा था जो कि हमें नीचे मिली थी। लेकिन एक्सीडेंट में सब लोग यहाँ पर मर गए थे ना? ये जगह तो कई सालों से बंद है। हाँ, शायद तुम सही हो। उस नर्स ने
सबको सच बताने की कोशिश करी थी। मैंने उसकी कई चिट्ठियों को फाड़ कर जला डाला, लेकिन उसकी एक चिट्ठी बाहर चली ही गई थी। उस डॉक्टर ने उस अधजली औरत के ऊपर थूक दिया और फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बोला, तभी से मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ और हमेशा रखता रहूँगा। उसकी ये बात सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि आपसे क्या ही कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से वो आदमी बोला जो कि मेरे साथ यहाँ पर आया था, हम सभी लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। क्या? उसकी ये बात सुनकर मैं एकदम शांत पड़ गया। अब मौत अपने सामने दिख रही थी और फिर उसने फिर से बोलना शुरू करा। साल 2001 में इस बिल्डिंग को जिसने आग लगाई थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, उस आदमी ने कहा। उसके एक एक शब्द मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रहे थे। हम सब यहाँ इस जगह पर कैद हैं, उस आधी मरी हुई औरत ने कहा, जो कि उस टेबल पर लेटी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस जगह पर ये सब देख रहा था। इतने में ही वो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, तुमने हमको मारा है, तुमने हमको मारा है। और वो डॉक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा, धीरे धीरे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहाँ से भाग ही नहीं रहा था, बस उसी जगह पर उसे अपने करीब आता हुआ देख पा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने सामने लगा हुआ गेट जोर से खोला। सामने देखा तो 4-5 लड़के खड़े हुए थे जिनके हाथ में एक कैमरा था। उसमें से एक लड़का बोलता है, कैमरा में सब कुछ साफ दिख रहा है? उसका साथी कहता है फिर, हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख रहा है। और उसके बाद वो लोग उस कमरे से निकलते हुए चले जाते हैं। न जाने क्यों में से किसी ने भी हमें नहीं देखा। और फिर उस डॉक्टर ने बोला, देखा उनमें से कोई भी हमें देख भी नहीं सकता। उस टाइम पर जाकर मेरी नज़र गई खुद पर। मैं अपने शरीर के आर पार देख पा रहा था। कार के कोने में देखा तो मेरा शरीर कैमरा पकड़े वहीं बैठा हुआ था या फिर मरा हुआ था। अचानक से उस टेबल पर आग लग गई और धीरे धीरे वो आग फैलने लगी। मेरे कानों में चारों तरफ से बस चीखें सुनाई देने लगी, डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम तो मुझे यहाँ पर ठीक करने के लिए लाए थे, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश करी, डॉक्टर चिल्लाया। मैंने हर वो चीज़ ट्राई करी जिससे तुम ठीक हो सको, अपनी पूरी रिसर्च करी, लेकिन तुम नहीं ठीक हो पाई। उसकी आवाज़ में ये कहते हुए मैं दर्द को महसूस कर पा रहा था। और तभी वो बंदा बोल पड़ा, आपको इन्हें तड़पाने की और ज़रूरत नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे यहाँ से भेज दिया क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स लोगों की जान ले रहे थे। आपने मुझे भी लगभग मार ही दिया होता। मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रहा हूँ कि मैंने ही इस जगह पर आग लगाई थी। मैं बस चाहता था कि ये जगह अब ना रहे, इस जगह से रिलेटेड कोई भी इंसान ना रहे, सब के सब यहीं मर जाएं। लेकिन हम सब मरने के बाद भी देखो ना पापा इसी जगह पर रह गए। ये कहते के साथ ही वो आदमी पीछे से गायब हो गया और वो टेबल पे लेटी हुई लाश भी धीरे से गायब हो गई और मेरी नज़रों के सामने ही वो डॉक्टर भी गायब हो गया। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मैं फिर से उठा तो देखा मैं कमरे के कोने में बैठा हुआ हूँ। मेरे हाथ में वही कैमरा है। बस एकदम चुपचाप से उस हॉस्पिटल से बाहर निकला और सोच रहा था क्या जो मैंने देखा वो सारी उस हॉस्पिटल की बस याद थी, और आखिर वो बंदा मेरे साथ इतने टाइम तक बातें कैसे करता रहा मरने के बाद भी।
प्यार में पागल होने का जुनून क्या होता है, ये मैंने उस डॉक्टर को देखा तब पता चला। वो अपने बच्चे के प्यार में ऐसा पागल हो गया कि धीरे धीरे सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट कर कर के उसने मार डाला। उसके एक्सपेरिमेंट्स वो कृत्य बन गए जिसने लोगों की रूह तक कपा कर रख दी थी। और आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? सभी लोगों की मौत। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। दोस्तों, ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर साहिल जी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम साहिल है और मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक सच्ची और डरावनी घटना हुई है और ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस दिन तारीख 7 दिसंबर की थी और ये तारीख मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरे मामा जी के लड़के का बर्थडे था। मैं अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा घटना बताता हूँ। मेरे भाई के बर्थडे वाले दिन दिसंबर में जब रात में करीब 12 बजे मैं और मेरे दूसरे मामा जी का बेटा, हम दोनों लगभग सेम एज के ही हैं, तो खूब मस्ती कर रहे थे। उस दिन 12 बजे हम लोग रात में घर से निकले और थोड़ा बहुत घूमे। उसके बाद वहाँ से मैं उसको उसके घर छोड़ने वाला था और अपने घर पर रात के समय अकेले जाने वाला था। तो रास्ते में उसके घर जब मैं उसे छोड़ने जा रहा था तो वहाँ पर बीच में एक गांव जैसा इलाका पड़ता है। वहाँ पर लोगों से ज़्यादा खंडहर बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी सालों पहले लोग रहा करते थे। बस कुछ ही घर वहाँ पर ऐसे होंगे जिनमें अब भी वहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन वो उन खंडहर वाले घरों से थोड़ा आगे की साइड है। तो फिर हमने वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। हमने देखा हमें वहाँ पर एक औरत, या फिर ये कह लें कि एक नई नवेली दुल्हन दिखी, जो कि पूरी तरीके से लाल साड़ी के जूड़े में सजी हुई थी और अपना पूरा घूंघट डालकर हमारे बगल से निकल गई। हम दोनों ही मेरी गाड़ी के अंदर थे। हमने उसको देखा तो हम देखते ही रह गए। उसका बेशक फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन हम दोनों ही उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गए थे। मेरा जो भाई था उसने मुझसे कहा कि ऋषु गाड़ी को वापस मोड़ो एक बार। मैंने फ़ौरन ही गाड़ी को वापस मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, हम दोनों की आंखें ये देखकर चौंक गई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि वो एरिया एकदम सुनसान था और आसपास के जो नज़दीकी खंडहर थे वो भी अच्छी खासी दूरी पर थे। और हमने बल्कि रेलवे मिरर में देखते हुए गाड़ी को पीछे मोड़ा था और उस वक्त पर वो औरत वहीं पर थी। तब जैसे ही वो वहाँ से गायब हो गई तो मेरा भाई और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और मेरा भाई फ़ौरन मुझसे बोला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने उससे कहा शायद आसपास में कहीं नई शादी हुई होगी, लेकिन इस पे उसका कहना था कि यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी लाइट या फिर टेंट नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई घर ऐसा लग रहा है जहाँ पे आसपास में शादी हुई हो। अरे भाई डरो मत, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा एक बार उस तरफ चलते हैं जिस तरफ वो जा रही थी। और वो दरअसल जिस तरफ जा रही थी वहाँ पर आगे एक पहाड़ी टाइप की बनी हुई है, जहाँ पर सुबह सुबह गाय और बकरी वाले उनको चराने के लिए लेके जाते हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी से उसी तरफ जाने लगे और जैसे ही हम पहाड़ी के थोड़ा नीचे की साइड पहुँचे, हमें किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। तो मैंने बोला कि शायद वो वहाँ पर आगे ही है, चलो पूछते हैं कि वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है और क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यही सोचकर हम दोनों ही आगे चले गए, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं दिखी। फिर हम थोड़ी दूर और आगे गए। आगे का नज़ारा देखकर हम दोनों के होश उड़े रह गए। हमने देखा कि सामने एक पत्थर के पास बैठकर वो रोए जा रही है। पहले तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए, लेकिन हमने उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा एकदम नॉर्मल फेस दिख रहा था, ना कि किसी चुड़ैल के जैसा। इसीलिए हम दोनों उसके थोड़ा नज़दीक की ओर जाने लगे। मेरा भाई उसके पैर देखना चाहता था, लेकिन उसके पैर हमें नहीं दिख पा रहे थे और मैं उसके पैरों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसके थोड़ा नज़दीक को जाकर मैंने उससे पूछा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो?
इस टाइम पर ऐसी जगह पर आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो अचानक से उठी और एकदम झटके से मेरा हाथ पकड़ ली और उसके बाद कही, ठीक है। फिर मैं और वो और मेरा भाई, हम तीनों ही वहाँ से निकल गए। भाई को मैंने उसके घर पे छोड़ दिया और उस लड़की को लेकर मैं आगे निकल गया। वो आगे एक गांव के बारे में बता रही थी और मैं उसी तरफ गाड़ी को चलाए जा रहा था। मैं गोविंदगढ़ रोड पे था। वहाँ से जैसे ही मैं निकला तो वहाँ पर एक गांव की तरफ इशारा करके उसने कहा कि वो गांव मेरा है। अब सच कहूँ तो मैं बस अपने यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही दूर आया था और मुझे सच में उस गांव के बारे में उस दिन से पहले कभी नहीं पता था। उस गांव के अंदर भी जब मैं अपनी गाड़ी लेकर गया तो काफ़ी दूर तक मैं गाड़ी ऐसे ही चलाता रहा, लेकिन तब भी उसका घर नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो सामने की तरफ इशारा करके बोलती रही, देखो वो रहा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने आपको यहाँ तक तो छोड़ ही दिया है, यहाँ से आप पैदल चली जाओ। तो इस पर वो थोड़ा अजीब ढंग से बोली, आओ ना, आप हमारे घर में आ जाओ, थोड़ी सी चाय पी लेना, उसके बाद चले जाना, इतनी रात हो रही है। मैंने कहा, इतनी रात में अगर मैं आपके घर में गया तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? तो उसने कहा कि मैं घर में अकेली हूँ, अगर आपको घर जाना ही है तो आप कल सुबह चले जाना। इस एरिया में जादू टोना और चुड़ैल सब की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और वो सब चीज़ें अकेले इंसान को ही ज़्यादा पकड़ लेती हैं और फिर उन्हें मार डालती हैं। सच कहूँ तो मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही अजीब होता कि मैं किसी अनजान लड़की के घर पे उसके साथ अकेले रहूं, और वो भी एक शादीशुदा लड़की के घर पे, और उसका घर भी काफ़ी सुनसान से एरिया में था। इसीलिए मुझे थोड़ा और डर सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। आखिरकार उसका घर आ ही गया। घर में आके उसने मुझे एक कुर्सी पे बिठा दिया और उसके बाद उसने कहा कि मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा कि मेरा चाय पीने का मन नहीं है, इसीलिए उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि आप अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाइए। जब मैं उस कमरे के अंदर जा रहा था तब वो रूम के बाहर की तरफ थी, लेकिन रूम के अंदर जाते के साथ ही मेरे होश उड़े रह गए। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा कि मेरा मन ज़ोर ज़ोर से रोने का और चिल्लाने का कर रहा था। मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर वो सामने खड़ी हुई थी, लेकिन डरने वाली बात ये थी कि उसके पैर पूरे उल्टे घूमे हुए और उसकी आंखों की जगह पर काले गड्ढे थे। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसे देखकर कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैं वहाँ से बस जैसे तैसे करके उल्टे कदम करके बहुत ही तेज़ी से भागा, और जैसे ही मैं एक कदम ही पीछे को भागा था, वो इतनी ज़ोर से चीखी कि मेरे कान बहुत ज़ोर से दर्द करने लगे। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी और डरावनी थी और वो ज़ोर से कह रही थी, इधर आ, मेरी बात मान ले वरना मैं तुझे मार डालूँगी। मैं फ़ौरन ही भागकर अपनी गाड़ी में गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी गाड़ी भी एक बार में स्टार्ट नहीं हुई, और जब मैंने दूसरी बार कोशिश करी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन तब तक वो बाहर आ गई थी। जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलती, इससे पहले ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके चला दिया और वो गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ के ही घिसटती हुई आगे की तरफ आने लगी और मेरे साथ साथ चलने लगी। हमारे घर में एक पापा जी की पूजा होती है। मैं ज़ोर ज़ोर से उनका नाम लेने लगा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया और उसने गाड़ी का गेट छोड़ दिया और वहाँ से मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा डरते हुए सीधा अपने घर में आया, लेकिन चुपचाप घर में आकर मैं सो गया और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। ये बात फिर मैंने अगले दिन बस अपने उसी भाई को बताई थी, लेकिन इसके अलावा मैंने किसी को भी इस पूरी घटना के बारे में नहीं बताया। उसके कई दिनों बाद मैं फिर से उस जगह पर गया था जहाँ पर उसका घर है, लेकिन वहाँ पर एक खंडहर के अलावा और कुछ भी नहीं था,
और वहाँ पर अब एक मंदिर भी बन गया है। इसीलिए उस दिन के बाद से कभी भी वहाँ पर ऐसी कोई अजीब सी घटना नहीं घटी। आप इस घटना को मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।